इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी को तीन ओर से घेरने का प्लान क्या है और उससे लड़ने के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सियासी हलचल इस रिपोर्ट से पूरी तरह आपको समझ में आएगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकली। कोरोना वैक्सीन पर पहले की तरह 5% जीएसटी जारी रहेगी और जीएसटी कलेक्शन का 71% शेयर राज्यों को मिलेगा। 21 जून से राज्य सरकारों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं खरीदनी होगी, इसलिए राज्य सरकारों को वैक्सीन पर 1 पैसे का टैक्स नहीं देना होगा। वैक्सीन कंपनियों से 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी। वैक्सीन पर 5% की जीएसटी भी केंद्र सरकार चुकाएगी और जीएसटी अकाउंट में आए पैसे का 71% हिस्सा राज्यों को शेयर के रूप में मिलेगा। यानी केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन फ्री में देगी और जीएसटी के पैसे भी देगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी पे कर रही है, मगर जब लोग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सप्लाई जो हो रही है 75% का मुफ्त में दिलाया जा रहा है, जनता के ऊपर उसके असर कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन सोते जागते संघीय ढांचा को नुकसान पर हल्ला मचाते हैं, मगर संघीय ढांचे का मोदी मॉडल क्या है, ये जीएसटी काउंसिल के ताजा फैसलों से पता चलता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28 राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा के लिए बैठी, तो राज्यों के साथ मिलकर कुछ और अहम डिसीजन लिए। ब्लैक फंगस की दवाइयों पर 0% जीएसटी, रेमडेसिविर पर 12% की जगह 5% जीएसटी, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% की जगह 5% जीएसटी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर पर भी 12% की जगह 5% जीएसटी, एम्बुलेंस पर 28% की जगह 12% जीएसटी, सैनिटाइजर और डिजिटल थर्मामीटर पर 18% की जगह 5% जीएसटी, पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% की जगह 5% जीएसटी और इलेक्ट्रिक फर्नेस पर 18% की जगह 5% जीएसटी। जिस वक्त मोदी सरकार कोरोना के इलाज से जुड़ी मशीनों और दवाइयों पर जीएसटी टैक्स घटा रही थी, उसी वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर नया हैशटैग चला रहे थे, हैशटैग जिम्मेदार कौन। प्रियंका ने इस हैशटैग के साथ एक वीडियो भी अटैच किया। The government failed us on every front. They could have managed the situation so that we had enough oxygen for all the hospitals. They could have listened to experts, increased the number of beds. They could have ordered vaccines when other countries ordered them back in June and July and May 2020. But they did none of this. They just left people to fend for themselves. They are answerable to the people of India. राहुल और प्रियंका ट्विटर पर अब भी पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियो घुमा रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 1000 दिन आगे की सोचकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार देर रात अपने घर पर हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग की, जो करीब 3.5 घंटे चली। नरेंद्र मोदी के घर पर 210 मिनट वाली मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए, उनकी फहरिस्त देखने भर से मीटिंग की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है। मोदी की हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह प्रेजेंट थे, जो देश के गृह मंत्री हैं। जेपी नड्डा शामिल हुए, जो बीजेपी अध्यक्ष हैं। बीएल संतोष बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं। इनके अलावा मोदी ने 2 और मंत्रियों को बुलाया, रविशंकर प्रसाद जो आईटी और कानून मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मिले, उसी दिन रात में 3.5 घंटे की पॉलिटिकल मीटिंग हुई, तो सबने कल्पना के घोड़े दौड़ाए। मोदी की मीटिंग के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, कई बातें पढ़ी होंगी। कोई कैबिनेट विस्तार की बात बताता है, कोई यूपी में बदलाव की अटकल लगाता है, मगर सच्ची खबर इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर के पास है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होना है, लेकिन आजकल पीएम मोदी के निवास पर जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है, उन बैठकों का मंत्रिमंडल विस्तार से कोई खास लेना देना नहीं। मोदी 2.0 सरकार के 2 साल पूरा होने के बाद पीएम मोदी ऐसी 5 मैराथन बैठक कर चुके हैं। 5 जून को पीएम मोदी ने पहली बैठक की थी। इन बैठकों का मुख्य मकसद है सरकार की छवि सुधारना, सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों को जनता तक, नीचे तक पहुँचाना। कोशिश ये की जा रही है कि सरकार के कार्यक्रम और योजनाओं में जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसलिए मौजूद रहते हैं ताकि सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ विपक्ष जिस प्रकार से हमले कर रहा है, उसके खिलाफ भी मास्टर प्लान तैयार करने की रणनीति है।
कोरोना की दूसरी लहर और बंगाल में ममता की विजय के बाद मोदी के दुश्मनों को पॉलिटिकल ऑक्सीजन मिला है। 2024 की बड़ी लड़ाई के लिए विरोधियों की अपनी तैयारी है, तो मोदी भी कमर कसकर तैयार हो रहे हैं। मोदी विरोधियों को लगता है कि कोरोना ने उनको मोदी के खिलाफ मौका दिया है। नरेंद्र मोदी विपक्ष को इसी मुद्दे पर मात देने के लिए रेडी हो रहे हैं। मोदी फ्री वैक्सीन और फ्री राशन दे रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। मोदी के मंत्री सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएंगे। हर मंत्री अपने अपने विभाग की स्कीम बताएंगे। भ्रम और अफवाहों का जवाब दिया जाएगा। संगठन जन भागीदारी बढ़ाने में एक्टिव होगा। पीएम मोदी के साथ मंत्रियों को जब बैठक के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि बैठक में वो अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। एक बार जब बैठक शुरू होती है तब भी पीएम उन मंत्रियों से कहते हैं कि जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं अपनी बात स्पष्ट तरीके से और खुलकर रखें। अभी तक जिन मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक हो चुकी है उनमें पीयूष गोयल, गजेंद्र शेखावत, हरदीप पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन, गिरिराज सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रविशंकर प्रसाद जैसे मंत्रियों के नाम शामिल हैं और इनके मंत्रालयों पर चर्चा हो चुकी है। पहली बैठक को छोड़ के बाद की चारों बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे हैं। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी की तैयारियों के लेवल को 2 एग्जाम्पल से समझिए। पहले एग्जाम्पल है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए शुभेंदु अधिकारी। हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए बाहरी आदमी थे। वो कांग्रेस से बीजेपी में आए। 5 साल में उन्होंने अपनी लॉयल्टी साबित की। बीजेपी के लिए उनकी काबिलियत साबित हो गई तो हेमंता असम के मुख्यमंत्री बनाए गए। हेमंता बिस्वा शर्मा का सीएम बनना बीजेपी की सियासत का टर्निंग पॉइंट है। कांग्रेस से आए हेमंता को आरएसएस ने भी अडॉप्ट कर लिया है। हेमंता ने नागपुर जाकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले ही असम के मुख्यमंत्री ने वो चर्चित बयान दिया जिसमें उन्होंने अप्रवासी मुसलमानों से आबादी कंट्रोल करने को कहा। इसी हफ्ते शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 मीटिंग की। शुभेंदु को हाईकमान का क्लियर मैसेज मिल गया है। शुभेंदु बंगाल में टिकेंगे, ममता से लड़ेंगे तो 5 साल बाद सीएम फेस भी बनाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को शुभेंदु में टिकने का मादा दिख रहा है, इसलिए शुभेंदु बीजेपी में रह गए और मुकुल रॉय बाहर हो गए। 2024 के लिए ये तो हुई मोदी की तैयारी। इसी तैयारी के लिए मोदी कैबिनेट में भी कुछ चेहरे बदल जाएंगे। डिटेल हम आगे बताएंगे। उससे पहले मोदी विरोधियों की तैयारी देख लेते हैं। मुंबई में शरद पवार के घर सिल्वर ओक में ममता बनर्जी के कैंपेन मैनेजर प्रशांत किशोर और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच 3.5 घंटे की मीटिंग की बहुत चर्चा है। मुंबई से जो खबरें आ रही हैं उनसे लगता है कि पूरब, पश्चिम और दक्षिण भारत से एक साथ प्लानिंग हो रही है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पॉलिटिकल फोर्स बनाई जा रही है। मोदी के सारे विरोधी एक होकर दिल्ली घेरने का प्लान बना रहे हैं। इस प्लान में प्रशांत किशोर की भूमिका कैटलिस्ट की है। एक तरह से कहें तो पीके फेविक्विक बनकर मोदी विरोधियों को जोड़ने की जुगत लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर करीब 3.5 घंटों तक सिल्वर ओक पर रहे। इस दौरान उन्होंने पवार को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। पीके अपने प्लान में कांग्रेस को माइनस करके चल रहे हैं। पीके ने शरद पवार को बताया कि लोकसभा की 400 ऐसी सीटें हैं जहां पर विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को माइनस करके भी नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। पवार ने प्रशांत किशोर की तमाम बातों को गंभीरता से सुना। इस मीटिंग में सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद पवार ने प्रशांत किशोर के साथ लंच भी किया। प्रशांत किशोर जिस फेडरल फ्रंट का पैकेज बनाकर शरद पवार के पास ले गए वो फेडरल फ्रंट ममता बनर्जी का ब्रेन चाइल्ड है। ममता 2019 में भी फेडरल फ्रंट बनाना चाहती थी, तब बात नहीं बनी थी। अब 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ममता बनर्जी को इसका माहौल बनता दिख रहा है। पूरब में ममता बनर्जी, दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी, एमके स्टालिन और पिनराई विजयन, पश्चिम में उद्धव ठाकरे और शरद पवार, यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव और झारखंड में हेमंत सोरेन। फेडरल फ्रंट में इतने सारे किरदारों को एक साथ जोड़ने का टास्क करीब करीब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने का खेल है। मोदी के विरोधी इसी खेल में लगे हुए हैं। देखिए, देश में लोकतंत्र है, कोई भी किसी के साथ चर्चा कर सकता है, कोई भी किसी को मिल सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी तय कर सकता है, लेकिन कोई कितनी भी स्ट्रैटेजी तय करे, एक बात तो पक्की है, लोगों के मनों में, लोगों के दिल पर मोदी जी ही है, मोदी जी राज करते हैं। और 2024 के चुनाव में कोई साथ आए, कोई स्ट्रैटेजी तय करे,
तब भी मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार चुनकर आएगी। अब फेडरल फ्रंट का नंबर गेम समझते हैं। यूपी में लोकसभा की 75 सीटें, बिहार में 40 सीटें, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25 और केरल में 20 सीटें। सिर्फ इन्हीं राज्यों को मिला दें तो लोकसभा की 303 सीटें बनती हैं। ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की सीटें जोड़ दें तो ये तादाद और बढ़ जाती है। बंगाल चुनाव जीतने के बाद फेडरल फ्रंट में ममता का कद बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुकुल रॉय के बाद राजीव बनर्जी भी अब दीदी के घर वापस जाने को तैयार हो रहे हैं। बहुत दिन का मित्र कम मेरा एक दादा है कुणाल जी, जिसका साथ मेरा कई साल से संबंध है, आज से नहीं कई साल से संबंध है, तो उनके एकदम घर के बगल में ही है। तो मैंने तभी सोचे थे कि एक बार अगर उनसे मिलजुल हो जाए, एक बार अगर मुलाकात हो जाए तो एक बार बात करेंगे। मैंने जो फेसबुक में लिखा वो तो मैंने ही लिखा, दूसरा कोई तो लिखा नहीं, मेरा फेसबुक में मैंने ही लिखा। और ये तो मैं मानता ही हूँ, जो मैंने फेसबुक में लिखा वो तो मैंने मानता ही हूँ कि किसी किसी जगह पे मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने फेसबुक पोस्ट किया। 2024 वाली लड़ाई में कांग्रेस अभी हवा में है। राहुल गांधी भले ही अपने आप को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन उनकी तैयारियां ट्विटर के अलावा कहीं और नहीं दिखती। कांग्रेस जब भी किसी पिच पर मुकाबले में आने की कोशिश करती है, उसके साथ इमोशनल खेला हो जाता है। बीजेपी सियासी लड़ाई को वहां ले जाती है जहां कांग्रेस अपने आप धराशायी हो जाती है। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह का नया टेप आया तो कांग्रेस के साथ यही खेला हो गया। दिग्विजय सिंह जी उन्हें धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। जो आप देख रहे हैं ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, ये सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है जिस टूल किट के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा भी किया था। राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, धारा 370, कांग्रेस सबसे ज्यादा नो बॉल इन्हीं पिचों पर फेंकती है। राहुल गांधी की टीम यहां बैटिंग करने आती है तो हिट विकेट हो जाती है। इसलिए फेडरल फ्रंट वाले भी कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी दो टीम बना रहे हैं। पहली टीम संगठन की है और दूसरी सरकार की। सरकार यानी कैबिनेट, जिसमें विस्तार की चर्चा जोरों पर है। पॉलिटिकल सर्किल में कई सवाल चल रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? नरेंद्र मोदी किस किस को मंत्री बनाएंगे? क्या किसी मंत्री की छुट्टी भी होगी? कैबिनेट में किसे रखना है ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मोदी क्या सोचते हैं ये किसी से शेयर नहीं करते। फिर भी कुछ नाम है, कुछ चेहरे हैं जिनका मोदी कैबिनेट में आना करीब करीब पक्का है। पहला नाम है सर्बानंद सोनोवाल। असम के पूर्व मुख्यमंत्री ने 5 साल शांति से काम किया, बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व के लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं की। सोनोवाल दोबारा चुनाव जीत कर भी आए हैं और जब हाईकमान ने सीएम पद के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा को चुना तो कोई सवाल किए बिना मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर दी। अब सोनोवाल को दिल्ली में एडजस्ट किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में लाने का वादा किया गया था। सिंधिया को राज्यसभा में भी भेजा गया। अगर कोरोना ना आता तो सिंधिया पहले ही मंत्री बन जाते। सिंधिया को सेंटर में लाकर नरेंद्र मोदी ये क्लियर मैसेज देंगे कि एमपी शिवराज ही संभालेंगे। मोदी कैबिनेट में सुशील मोदी का आना भी 99% पक्का है। बिहार में सरकार गठन के समय ही सुशील मोदी से इसका वादा किया गया था, इसीलिए सुशील मोदी राज्यसभा लाए गए और अब मंत्री बनाए जाएंगे। हाई कमान के निर्देश पर सुशील मोदी ने बिहार का मुंह छोड़ा, इसका पुरस्कार उनको दिल्ली में मिलेगा।
रामविलास पासवान के निधन से बिहार कोटे की कैबिनेट सीट खाली है। नरेंद्र मोदी सरकार में जेडीयू का कोई मंत्री नहीं है। अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में बात बन गई तो जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है, इसलिए वहां के कुछ नेता भी मंत्री बनेंगे। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कैलेंडर में 2 तारीखें बहुत अहम है, 2022 और 2024। 2022 में सेमीफाइनल होगा और 2024 में फाइनल। नरेंद्र मोदी सियासत का हर मैच फाइनल की तरह खेलते हैं। मोदी विरोधी तैयारी कर रहे हैं तो मोदी उनसे 100 हाथ आगे चल रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।